बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 27 सितंबर है। लड़ाई बढ़ते बढ़ते उस मकाम पर पहुंची है जिसका किसी ने गुमान भी नहीं किया था। न्यूयॉर्क से बड़ी खबर आपके सामने रखूंगा इस वीडियो में, और आप ये कह सकते हैं कि अब जो कुछ हुआ है, इमरान खान साहब की एक पेशगोई थी, वो पेशगोई और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का अज़्म वो पूरा हो गया है। न्यूयॉर्क में जो कुछ हुआ है, इसको आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सफारती तारीख में इस किस्म की सुबकी इससे पहले पाकिस्तान को नहीं हुई। और जो दफ्तर खारजा है, दफ्तर खारजा ने क्या किया है, और ताकतवर वज़रा, दो मेंबर्स हैं पाकिस्तानी वफ्द के, और पाकिस्तान का वफ्द इस वक्त मौजूद है न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए। और उसमें एक तो ज़ाहिर है कि जो मेन इवेंट होता है वज़ीर आज़म की तकरीर जो हो चुकी है, साइड लाइन पर बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं। उस दौरान जो कुछ हुआ है, जो दो ताकतवर वज़रा हैं ख्वाजा आसिफ और इसहाक डार, उनकी जो आपस की लड़ाई है उसने बड़ी जग हसाई करवाई है पाकिस्तान की। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने और डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने ये पेशगोई पहले कई मौके पर की थी। उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ एक वक्त आएगा, एक के बाद एक महकमा तमाम के तमाम को पंजाब पुलिस बना देगी, बिल्कुल पंजाब पुलिस की तर्ज पर, जहाँ पर वो अपने सियासी स्कोर सेटल करने के लिए इस इदारे को इस्तेमाल करते हैं, अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से ये तमाम इदारों को एक दिन आएगा पंजाब पुलिस बना देंगे। तो अब बाकायदा ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का दफ्तर खारजा, जो कि एक वक्त था कि एक बड़ी जो है वो पाकिस्तान के तमाम महकमों में सबसे ज़्यादा जो ऑनरेबल महकमा कहलाता था वो पाकिस्तान का दफ्तर खारजा था। उसके जो ऑफिसर्स हैं, उनका कंडक्ट और वो किस ट्रेनिंग से गुजरते हैं, उनका तरीक़ाकार माजी में क्या रहा है, उस तमाम मामले को मैं आपके सामने रखूँगा। और मेरे जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि ये लड़ाई ऐसा नहीं है कि अचानक से हो गई है। जो ख्वाजा आसिफ और इसहाक डार साहब हैं, उनके दरमियान ये मामला ज़ाहिर है कि माजी में भी रहा होगा, लेकिन हालिया अगर इस वक्त की बात करें तो 20 सितंबर को लंदन में जो इवेंट था मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का, वहाँ से इनकी आपस में जो है वो हल्की फुल्की खटपट जो है वो शुरू हुई थी, और वो बढ़ते बढ़ते इस मकाम पर पहुँच गई। और अब तक तो देखें हंसी मजाक चल रहा था, ट्रोलिंग चल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, सवालात जो है वो उठाए जा रहे थे, लेकिन ये मामला इतना संजीदा नहीं हुआ था। शम्मा जुनेजो जो खातून हैं, उनका पाकिस्तान के वफ्द में मौजूद होना, उनका न्यूयॉर्क पहुँचना, न्यूयॉर्क पहुँचने के लिए उनका ये दावा करना कि मैं एयरफोर्स वन पर, यानी कि उस तैयारे पर जिस पर वज़ीर आज़म मौजूद हैं, मैं उस पर सवार हूँ। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये वक्त आ गया है कि मैं आई टेक अ पॉज, मैं ज़रा थम जाऊँ और फिर मैं आपको एक बड़ी ख़बर आपके साथ शेयर करूँ कि मैं बिहाइंड द सीन्स, पर्दे के पीछे रहते हुए बड़ी खामोशी से वज़ीर आज़म के लिए एडवाइज़री का काम कर रही हूँ, वज़ीर आज़म के मशीर के तौर पर काम कर रही हूँ, और उनकी स्पीच राइटर हूँ। उनको पॉलिसी ब्रीफ्स बना कर देती हूँ कि दुनिया भर में लीडर से मुलाकात के दौरान या डिप्लोमेटिक इवेंट्स में वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कंडक्ट क्या होगा, वो किसके साथ किन मामलात के ऊपर बात करेंगे। और बड़ा ही हैरान कुन दावा था। और साथ में उन्होंने कहा कि मैं जा भी रही हूँ वज़ीर आज़म के साथ, और उन्होंने ये दावा किया कि वज़ीर आज़म की स्पीच कमेटी में है, जो मैं ज़ाहिर है कि गुज़श्ता वीडियो में बता चुका हूँ कि ये बात जो स्पीच कमेटी की हद तक बात है वो दुरुस्त नहीं है। वज़ीर आज़म ने उनसे पर्सनली जो है वो गाइडेंस मांग ली हो, उनसे कहा हो कि आप मेरी रहनुमाई कर दें, क्योंकि आप माशाल्लाह बड़ी पढ़ी लिखी खातून है और पाकिस्तान में तो किसी महकमे को कुछ पता नहीं है, लिहाजा आप हमें बताएं कि हमने इंटरनेशनली जो है वो वर्ल्ड लीडरशिप के साथ किस तरीके से इंगेज करना है। बहरहाल साथ में उन्होंने ये दावा भी किया, वो क्योंकि उस होटल में क़याम पजीर थी, बावजूद इसके कि लंदन में उनकी अपनी रिहाइश है उनके मुताबिक, और वो चर्चिल होटल में वहाँ ठहरी हुई थी जहाँ पाकिस्तान का डेलीगेशन मौजूद था। फिर उन्होंने ये दावा किया कि उनके पास वज़ीर आज़म की जो है खुफिया फ़ाइल्स हैं, लिहाजा वो खुफिया फ़ाइल्स लेकर अपने घर नहीं जा सकती, और उन्होंने तो स्पीच लिखनी है, तकरीर लिखनी है वज़ीर आज़म की, लिहाजा वो चर्चिल होटल के 7वें फ्लोर पर जो है वो क़याम पजीर थी, ठहरी हुई थी। और फिर उन्होंने ये दावा भी किया कि इस दौरान जब फायर अलार्म बजा होटल में, तो फिर सीढ़ियों के रास्ते वो वज़ीर आज़म की खुफिया फ़ाइल्स बचा कर किसी तरीके से जो है वो बाहर पहुंची, और पाकिस्तानी हाई कमीशन का जो अमला है उसने उनकी मदद की। तो एक बहुत बड़ा लतीफ़ा बन गया शम्मा जुनेजो का, और बहुत सारे सवालात उठाए जाने लगे। लेकिन अब मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और ये मामला बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुँचा कैसे है। ख्वाजा आसिफ साहब ने इस मामले पर जब ये ज़ाहिर
दायरे के सवालात शुरू हुए। पहले उन्होंने मुस्लिम लीग नून के कुछ वर्कर्स के ज़िम्मे लगाया, उनको बताया कि भाई मैं तो इस खातून को नहीं जानता जो तकरीर के दौरान मेरे पीछे बैठी हुई थी, क्योंकि उस तस्वीर के ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल हो रहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा में एक इंतहाई अहम इवेंट में जहाँ पर वज़ीर आज़म ने स्पीच करनी थी और उनकी जगह वज़ीर दिफ़ा जो है वो तकरीर करने के लिए पहुँचे हैं, और उनके अक़ब में शमा जुनैद जो बैठी हुई हैं और उनके माजी के जो ट्वीट्स हैं इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, इसराइल के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ है, जो वो ये चाहती हैं कि इसराइल जो है उसके और पाकिस्तान के ताल्लुकात फ़ोर्ज हो जाएँ, पाकिस्तान को इसराइल को रिकग्नाइज़ कर लेना चाहिए, ताल्लुकात नॉर्मल होने चाहिए, पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी जो है वो इंपोर्ट करनी चाहिए, और इसराइल के साथ दोस्ती में पाकिस्तान का क्या फ़ायदा हो सकता है। और फिर उनके बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स जो नेतन्याहू की तारीफ़ में, या ये कहते हुए कि अगर नेतन्याहू के साथ मेरी तस्वीर उतर जाए तो फिर मैं उसको अपनी प्रोफाइल पिक्चर बना लूँगी, और फिर इजरायली अकाउंट्स का उनको जवाब देना। इसके ऊपर ये सवाल उठ रहा था कि क्या पाकिस्तान ने को बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है पॉलिसी में कि जो लोग इजराइल के लिए लॉबी करते हैं उनको पाकिस्तानी डेलीगेशन का हिस्सा बनाया गया है। इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने कुछ गुफ्तगू मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के साथ की, उनको बताया कि भाई मैं तो इस खातून को नहीं जानता, ये कौन है, कहाँ से आई है, और उन्होंने इससे पहले कुछ खुद से ट्वीट करना शुरू किए थे। लेकिन फिर मामला क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इसमें भी 20 सितंबर को क्या हुआ था, मेरी लंदन में कुछ अहम लोगों से बात हुई, उन्होंने बताया कि देखिए मुस्लिम लीग नून का जो इवेंट था जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूद थे, दीगर लोग मौजूद थे, उस इवेंट के दौरान जो है वो 3 ग्रुप्स जो है वो नीचे मौजूद थे और उनकी आपस में बड़ी मुखासमत है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के चाहने वालों का एक ग्रुप जो उनके साथ ज़रा करीब है, फिर शहबाज शरीफ साहब के जो ग्रुप के लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, और फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए आए थे। एक तो उनकी आपस में नहीं बनती थी इसी वजह से कि वहाँ पर कोई झगड़ा ना हो जाए, नारेबाजी ना हो जाए, वहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स अंदर ले जाने पर पाबंदी थी, उसकी वजह से सहाफ़ी बाहर रह गए, उनका एक अलहदा से हंगामा हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उस होटल के बाहर जो है वो ऑलरेडी मौजूद थे, उनके और नून लीग के वर्कर्स के दरमियान एक जो है वो कैफियत हो गई। और आपको याद होगा कि जब ख्वाजा आसिफ निकल रहे थे तो उन्होंने कुछ सहाफ़ियों को डांटा, और जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून के बड़े ही चहीते किस्म के सहाफ़ी हैं और उनका जो ताल्लुक़ है मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ, लंदन में काम करने वाले सहाफ़ी ज़्यादातर वो इसी किस्म का है कि ख्वाजा इसहाक डार साहब उनको डांटे, उनको जो मर्ज़ी कहें, उनको गालियाँ भी दे दें तो जाहिर है कि उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता, उनके तो मामलात बड़े और किस्म के हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ। तो उस इवेंट के हवाले से मुझे बताया गया कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो वहाँ पर तकरीर की, उस तकरीर में उन्होंने हाइब्रिड निज़ाम के ऊपर गुफ्तगू की, और उन्होंने कहा कि ये इतना बेहतरीन हाइब्रिड निज़ाम है, और आपको पता है कि आजकल वो ये गुफ्तगू करते आ रहे हैं। तो हाइब्रिड निज़ाम के बारे में उन्होंने जो बात की, मैं असल जो अभी लड़ाई बढ़ी है उसके ऊपर आता हूँ, लेकिन उससे पहले इसका बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। ख्वाजा आसिफ साहब ने हाइब्रिड निज़ाम के ऊपर एक बड़ी तकरीर कर डाली, यानी कि उन्होंने क्रेडिट जो है वो पूरा शेयर किया कि जहाँ पर देना बनता था, नून लीग हाईजैक ना करे इसको, कि ये सारा जो इस वक्त एक डिप्लोमेटिक टर्न अराउंड हुआ है या पाकिस्तान को एक डिप्लोमेटिकली एक्सेस मिल रहा है, वेटेज मिल रही है, इसका ताल्लुक जो है वो दोनों तरफ है। इस्टेब्लिशमेंट का इसमें बड़ा किरदार है, और इसमें जो इस वक्त की हुकूमत है, जो फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, इसका यानी कि मिलजुल के ये सब कुछ हो रहा है। ये बेसिकली तकरीर का उनका जो है वो मतमय नज़र था। लेकिन जब इसहाक डार साहब आए स्टेज पर तो उन्होंने इसको निगेट किया। उन्होंने उस होटल में अपनी तकरीर करते हुए मुस्लिम लीग नून के वर्कर से उन्होंने कहा कि देखें यहाँ पर बात होती है हाइब्रिड निज़ाम, मैं तो ये बात नहीं कह सकता हाइब्रिड निज़ाम वाली। तो ये जो है वो ज़ाहिर है कि इनकी आपस में खटपट और ये सारी चीज़ें चल रही थी, और उस दौरान ये शमा जुनैद जो साहिबा जो है वो उनके दावे के मुताबिक, उनके उस ट्वीट के मुताबिक जो उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया, उनमें से कुछ ट्वीट्स उन्होंने डिलीट कर दिए। अलबत्ता उनका जो ट्वीट है कि मेरा जो है सीक्रेट फाइल्स वाला ट्वीट, वो अभी भी उनके ट्विटर अकाउंट पर मौजूद है, वो जनाब पहुँच गई और फिर वो ख्वाजा आसिफ साहब वाला मामला हो गया। लेकिन हैरान कुन तौर पर अब क्या होता है, अब ये होता है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो ट्विटर पे जाते हैं, और वो ट्विटर के ऊपर वो तस्वीर, जिस तस्वीर में ख्वाजा आसिफ के अकब में, मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ, ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो मौजूद हैं, और ये आपको अकब में शमा जुनैद जो नज़र आ रही हैं। अब इस तकरीर की जो ये तस्वीर वायरल हुई थी उसको ट्वीट करते हुए ख्वाजा आसिफ साहब ने लिखा, सुनिए। सलामती कौंसिल में ये तकरीर वज़ीर आज़म क्योंकि मसरूफ़ थे इसलिए उनकी जगह ये तकरीर मैंने की। ये खातून या किसी ने मेरे पीछे
बैठना या किसने मेरे पीछे बैठना है, दफ्तर खारजा की सवाबदीद व इख्तियार था और है। यानी पहले ज़ाहिर है कि तनकीद का फोकस था ख्वाजा आसिफ पर कि आपने किस तरीके से ये अलाउ किया, आपने किस तरीके से इस खातून को जो है वो अपने पीछे बैठने की इजाज़त दी जो इसराइल के लिए लॉबिंग करती है। आप तो अपने तौर पर इसराइल के मुतल्लिक बड़ी बातें करते हैं, बड़े बयानात देते हैं। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये दफ्तर खारजा का सवाबदीद और इख्तियार था, यानी कि उन्होंने इसहाक डार साहब और उनकी मिनिस्ट्री के ऊपर इसका इल्ज़ाम लगाया। आगे उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के मसले के साथ मेरा 60 साल से जज्बाती लगाव और कमिटमेंट है। अबू धाबी बैंक में मुलाजमत के दौरान फ़लस्तीनी दोस्त और कॉलीग बने और आज भी उनके साथ राब्ता है। गज़ा पर मेरे ख्यालात वाज़ेह हैं और मैं उनका बरमला इजहार करता हूँ। इसराइल और सहूनियत पे मेरे ख्यालात नफ़रत के सिवा और कुछ नहीं। ये खातून कौन है, वफ्द में हमारे साथ क्यों हैं और इनको क्यों मेरे पीछे बिठाया गया, इन सवालों का जवाब दफ्तर खारजा ही दे सकता है। मेरे लिए मुनासिब नहीं कि उनकी जानिब से जवाब दूं। मेरा ट्विटर अकाउंट की हिस्ट्री इस बात की शहादत है कि मेरा फ़लस्तीन के साथ रिश्ता ईमान का हिस्सा है। अब ये ट्वीट कर दिया, यहाँ तक मामला ठीक था। अब आ जाएं दफ्तर खारजा यूजुअली क्या करता है। मुझे 20-21 साल हो गए दफ्तर खारजा को कवर करते हुए और एक्टिवली मैंने दफ्तर खारजा को फॉलो किया है, उसके ऊपर रिपोर्ट किया है, चैनल्स के लिए, अखबारात के लिए और फिर अपने सोशल मीडिया के लिए। एक बात मैं आपको बताऊँ कि हम जब भी दफ्तर खारजा से इंडिविजुअल्स के हवाले से केस स्पेसिफिक क्वेश्चंस करते हैं, यानी किसी एक शख्स की राय के ऊपर कमेंट मांगते हैं, किसी डोमेस्टिक इशू के ऊपर सवाल करते हैं, तो दफ्तर खारजा का एक स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है कि हम पॉलिसीज़ पर बात करते हैं, हम इंडिविजुअल्स पर बात नहीं करते। अब आप जहन में रखें कि ये वो वक्त है। और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का ट्विटर अकाउंट कौन फॉलो करता है आपके ख्याल में? पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का ट्विटर अकाउंट पाकिस्तान में मौजूद हर सफारतकार, दुनिया भर के जितने ममालिक हैं, जितनी एम्बेसीज़ हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, हर सफारतकार पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के अकाउंट को फॉलो करता है कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है। और इस वक्त अहम तरीन वक्त, जिस वक्त पाकिस्तान का जो इस वक्त डेलीगेशन न्यूयॉर्क में मौजूद है, प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात कर रहा है, जो ईरान के सदर हैं उनसे मुलाकात हो रही है, तैयब एर्दोगान से मुलाकात हो रही है, मुस्लिम ममालिक के साथ मुलाकात हो रही है, एक जॉइंट मीटिंग डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रही है, गज़ा और इसराइल के मामले पर बांग्लादेश के लीडर जो हैं यूनुस साहब, उनके साथ मुलाकात हो रही है। जब अहम तरीन मुलाकातें हो रही हैं तो अदरवाइज़ भी एक तो पाकिस्तान में मौजूद सारे सफारतकार, दुनिया भर में जितनी फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के ट्विटर अकाउंट को फॉलो करती हैं। वहाँ पर क्या पोस्ट हो रहा है, वहाँ से क्या मैसेजिंग हो रही है, उसको बड़ी बारीक बीनी से देखा जाता है। और अब पूरा इंडियन मीडिया, पूरी दुनिया का मीडिया जो यूएन को कवर करने के लिए वहाँ पर मौजूद है, जिस तरह वो बाकी जितने भी फॉरेन ऑफिसेज हैं उनके ट्विटर हैंडल को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया में ये वाहिद डेलीगेशन है पाकिस्तान का जो इस वक्त अपनी ज़ाती लड़ाई कर रहा है। और इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान में एक, यानी कि दफ्तर खारजा का ट्विटर हैंडल, दफ्तर खारजा में कोई ऐसा बाबू नहीं था, कोई ऐसी लीडरशिप नहीं थी जो इनको, जब ख्वाजा, क्योंकि इसका जवाब जो दिया है दफ्तर खारजा ने कोट ट्वीट करते हुए, ख्वाजा आसिफ को कोट ट्वीट करते हुए जो दफ्तर खारजा ने जवाब दिया, ये मुमकिन ही नहीं है, ये गैर मुमकिन है, ये पॉसिबल नहीं है कि इसहाक डार साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस के बगैर, उनको ये ट्वीट दिखाए बगैर, उनसे वेट करवाए बगैर मैं ये गुमान ही नहीं कर सकता कि ये ट्वीट किया गया होगा जो ख्वाजा आसिफ साहब को कोट ट्वीट करते हुए किया गया। यानी दो वुज़रा आपस में उलझे हुए हैं, एक पर इल्ज़ाम लगा रहा है। मैं आपके सामने फैक्चुअल पोजीशन भी रखूंगा। जो दफ्तर खारजा ने बयान दिया है वो बयान भी ना उसका कोई सर है, ना कोई पैर है, ना वो सेंस बनाता है। दफ्तर खारजा, यानी ये मुमकिन नहीं है कि दफ्तर खारजा उनको बाईपास करते हुए इस किस्म का कोई स्टेटमेंट दे। अब दफ्तर खारजा ने क्या इसके ऊपर कोट ट्वीट किया। दफ्तर खारजा कोट ट्वीट करता है ख्वाजा आसिफ साहब के ट्वीट को कोट करते हुए, कहता है कि द मिनिस्ट्री, और ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का, पहली मरतबा इस तरह की किसी दाखिली लड़ाई और दो वुज़रा की लड़ाई में दरमियान में कूद रहा है और साइड्स ले रहा है। क्लैरिफिकेशन क्या देता है? द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैज नोटेड क्वेरीज रिगार्डिंग द सीटिंग ऑफ अ सर्टेन इंडिविजुअल बिहाइंड द डिफेंस मिनिस्टर एट अ रीसेंट मीटिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल. To clarify, the individual in question was not listed in the official letter of credence for the Pakistan delegation to the 80th UNGA, यानी कि United Nations General Assembly session, signed by the Deputy Prime Minister and Foreign Minister. As such, her seating behind the Defense Minister did not have the approval of the Deputy Prime Minister /
فارن منسٹر کہ جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے اس نے بہت سے سوالات نوٹ کیے ہیں ایک خاص شخصیت کے ڈیفنس منسٹری کے عقب میں موجودگی پر جو اقوام متحدہ سلامتی کونسل اجلاس میں تقریر تھی. انہوں نے کہا کہ وضاحت دیتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ جس شخصیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، سوالات ہو رہے ہیں، وہ آفیشیل جو لیٹر آف کریڈنس پاکستان کی طرف سے، اب یہ ممکن نہیں ہے. یہ کسی آپ 5 گریڈ کے بچے سے پوچھیں گے نا کہ کسی ڈیلیگیشن کا، یعنی پاکستان کا جو پرماننٹ مشن ہے اقوام متحدہ کا، جب تک اس کی طرف سے آفیشلی یہ کمیونیکیٹ نہیں کیا جاتا یونائٹڈ نیشنز ہیڈ کوارٹرز کو کہ اس شخص کو ہال میں داخلے کی اجازت دینی ہے، اس کو پاس جاری کرنا ہے، اس کے ڈاکومنٹس جمع کرائے جاتے ہیں، ان کی ایکریڈیشن ہوتی ہے، یہ کئی ماہ کا پروسیس ہوتا ہے، اس کی ویٹنگ ہوتی ہے، ان کی سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے. صرف جو ہے وہ جس ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کی ایجنسیز نہیں اس کو ویٹ کر رہی ہوتی، بلکہ عالمی سطح کے اوپر بھی ان کی اسکروٹنی کی جاتی ہے کہ جس شخص کو آپ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل، سلامتی کونسل کے اجلاس تک ایکسیس دے رہے ہیں، جس کو آپ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں ہال تک ایکسیس دے رہے ہیں، اس کو جو پاس جاری کر رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کا. یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کا جو بیسیکلی پوسٹ آفس ہے، اس میں جو ڈاک خانہ استعمال ہونا ہے، جس نے یہ بھیجنا ہے وہ پاکستان کا پرماننٹ مشن ہے، اس کو ہیڈ کرتے ہیں عاصم افتخار صاحب. ہی از دی پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو آف پاکستان رائٹ ناؤ ان دی یونائٹڈ نیشنز ہیڈ کوارٹرز نیو یارک میں، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے بغیر، ان کے لیٹر دیے بغیر یہ کام ہو جائے. تو دفتر خارجہ یہ کلیم کرتا ہے کہ ہم نے تو ایسا کوئی لیٹر دیا ہی نہیں ہے، ہم نے تو یہ بات کی نہیں ہے. وہ جناب کہتے ہیں کہ 80th اونگا سیشن سائنڈ بائی ڈپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر، اس کی جو سیٹنگ ہے ڈیفنس منسٹر کے پیچھے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ڈپٹی پرائم منسٹر یا فارن منسٹر کے ساتھ. یعنی اس سے زیادہ مضحکہ خیز بات کیا ہو سکتی ہے کہ پوری دنیا کا میڈیا، پوری دنیا کے دفتر خارجہ، ان کے ڈیلیگیشنز اس وقت دیکھ رہے ہیں، سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کا اس وقت مختلف معاملات پر کیا موقف ہے، اور ہمارا دفتر خارجہ ان کو بتا رہا ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ لڑائی چل رہی ہے کہ ہمارے ڈیلیگیشن میں خاتون موجود ہیں جس کا اپروول پاکستان کے دفتر خارجہ نے نہیں دیا. پاکستان کے وزیر خارجہ سے بالا ہی بالا یہ سارا کام ہو گیا اور وہ وہاں پر پہنچ گئی ہیں. کسی طریقے سے وہ چھو منتر کر کے، وہ سلمانی چادر انہوں نے اوڑھی ہوئی تھی وہ پہن کر وہ جناب پہنچ گئے اور وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے وہ میٹنگ اٹینڈ کر لی. یہ اس وقت جگ ہسائی ہے، آپ اندازہ لگائیں. خیر اس کے اوپر میں تفصیل سے بات تو بعد میں کروں گا، لیکن 3 سال، ان 3 سالوں میں آپ کیسے اپنے ایک محکمے کو، وی آر ریڈیوسنگ دا فارن منسٹری آف پاکستان، ایک پریسٹیجیس، ایک بہت ہی بہترین سمجھے جانے والا ادارہ کہ جس کے انڈیویجولز ایک بڑے پروسیس سے گزرتے ہیں. ایک شخص وہ پہلے اپنی 14-16 سال کی تعلیم پوری کرتا ہے، اس کے بعد مقابلے کے امتحان میں بیٹھتا ہے، وہ CSS کلیئر کرتا ہے، اس کے بعد وہ 6 مہینے کا کامن ٹریننگ پروگرام کرتا ہے، پھر اس کو جو ہے وہ فارن سروسز اکیڈمی میں اسپیشلائزڈ ٹریننگ پروگرام کروایا جاتا ہے، پھر وہ مختلف منازل طے کرتا ہوا وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر سے بڑی بڑی پوسٹوں پر پہنچتا ہے. وہ پاکستان کو دنیا بھر میں ریپرزینٹ کرتا ہے، وہ دنیا کی زبانیں سیکھتا ہے، ان کا کلچر سمجھتا ہے. اتنی نالج کے بعد وہ پھر اس مقام پر آتا ہے کہ جہاں پر وزیر اعظم پاکستان نے کیا پوزیشن لینی ہے، کیا تقریر کرنی ہے، اس میں وہ اپنی رائے دے سکے اور وہ اس تقریر میں اس کو کولیٹ کرنے کے لیے اس میں مختلف پوائنٹس جو ہے وہ دے سکے. اور یہاں پر ایک خاتون جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ میں تو وزیر اعظم کی اسپیچ رائٹر ہوں، تقریر تو میں لکھ رہی ہوں، وزیر اعظم نے جو بولنا ہے وہ تو میں بتا رہی ہوں. تو وہ دفتر خارجہ کے اوپر پھر تالا لگا دیں. آپ 2-4 اسی طرح کی جو ہے وہ شمع جنیجوز آف دا ورلڈ آپ ان کو ہائر کر لیں، آپ ان کو بلا لیں، کیا ضرورت ہے اس محکمے کی، پھر آپ اس کو بند کر دیں اگر آپ نے. اور پھر وہ جو جس نے تقریر لکھنی ہے وہ کہتی ہیں کہ میری تو سیکرٹ فائلز تک رسائی ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کو آپ مختلف معاملات بتائیں گے. آپ کو 2 مہینے پہلے بتائیں گے کہ میں محمد بن سلمان سے ملنے جا رہا ہوں، یا میں شی جن پنگ سے میری ملاقات ہے، میری مسعود پزشکیان سے ملاقات ہے، میں جو ہے وہ نکول پشینیان سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، یا ہم جو ہے جو آرمینیا ہے اس کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، ہم نگورنو کاراباخ کے معاملے پہ یہ موقف لینے جا رہے ہیں. تو وہ تو پالیسی بریفز بناتی ہیں ان کے مطابق.
تو دفتر خارجہ کا محکمہ کی تو ویسے ہی آپ سمجھیں گے چھٹی ہو گئی. تو یہ اس وقت جو ہے وہ مذاق بنا ہوا ایک عالمی سبکی ہے. پوری دنیا کا میڈیا دفاتر وہ آپ کی فارن منسٹری کے ٹویٹر ہینڈل کو آپ کی طرف سے آنے والی خبروں کے لیے بار بار کھول رہے ہیں کہ آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کے بعد کیا بتایا پوری دنیا کو کہ ہماری کیا بات ہوئی ہے. وہ اس کے لیے جب جاتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ دفتر خارجہ بتا رہا ہے کہ وہ جو فلاں خاتون وہ جو پیچھے سے نظر آ رہی تھی بیٹھی ہوئی نا اس 7 منٹ کے کلپ میں, اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن وہ پاکستان کا بیج لے کر وہاں پر پہنچی ہوئی ہیں, بیٹھی ہوئی ہیں, اور ایڈوائزر کا غالباً ان کے جو کارڈ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے کہ شی از ایڈوائزر آف دی گورنمنٹ آف پاکستان. تو یہ دیکھیں آپ اندازہ لگائیں کہ اس طرح کی صورتحال کا پیدا ہو جانا یہ ایک بڑا حیران کن ہے. اور 3 سال میں میں آپ کے سامنے اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ 3 سال میں کس کس قسم کی سبکی ہوئی ہے. پہلے جب شہباز شریف 2022 میں وہ گئے, انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, وہ پاکستان کے لیے گئے. وہاں پر اس وقت کیا ہوا تھا جب بلاول بھٹو زرداری بھی گئے تھے. اس کے بعد سیر کے اوپر آیا سوا سیر تھے انوار الحق کاکڑ صاحب. کاکڑ صاحب نے جو اقوام متحدہ کے دورے کے دوران جو کچھ کیا وہ اپنے طور پر ایک بہت بڑی سٹوری. اور پھر اب جو تیسرا سال ہے جس میں شہباز شریف صاحب پھر سے جاتے ہیں اور وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں, تیسرا اور پھر چوتھا, یعنی کہ یہ چوتھا جو ہے وہ دورہ ہے. اور اس دوران جو کچھ ہوا ہے وہ بڑا ہی حیران کن ہے. ہم سب اس کو ڈائجسٹ کرنے کی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو دیز آر دا ڈیٹیلز. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.